चलो अपने बात करें। कल हम लोग देखो यहाँ से सवाल आते रहते हैं, है ना। सभी एग्जामों में आते हैं यहाँ से सवाल। जैसे जयपुर के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो जयपुर है, जयपुर के नाम आपको क्या क्या मिलते हैं, है ना। ये हम लोगों ने देखे ना कल, है ना। भाई जयपुर के जो नाम मिलते हैं आप लोगों को, कल हम लोगों ने बात की थी। इससे रंगश्री के द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो नाम है रंगश्री के द्वीप या आइलैंड ऑफ गेलोरी, चलो तो आप देखें कि जो जयपुर है, क्या हुआ। हाँ ले लो, एक पेज है बस ये, और क्यों कर रहे हो। हो गया। चलो तो आप देखो कि जो जयपुर है, अरे क्या हुआ, क्या हुआ। इनको मिल जाएगा, ये देखो उधर ही है ना, ठीक है। चलो तो आप देखो कि जो जयपुर है, जयपुर को रंगश्री के द्वीप या आइलैंड ऑफ गेलोरी किसके द्वारा कहा गया है। सीवी रमन, है ना। सीवी रमन भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने जयपुर की सुंदरता और जयपुर की वास्तुकला को देखते हुए जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी या रंगश्री के द्वीप इन्होंने कहा इसे, ठीक है। फिर अलवर की हम लोग बात कर चुके थे कल, है ना। और राजस्थान को हम लोगों ने भरतपुर को हम लोगों ने राजस्थान का प्रवेश द्वार हम लोगों ने कहा, है ना। और अलवर जो है, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, ठीक है। सिंह द्वार का मतलब क्या रहता है। सिंह द्वार का मतलब रहता है ऐसा कोई स्थान जो क्या रहता है, जो संकट वाला स्थान हो या वहाँ खतरे बहुत ज्यादा हो। भाई सिंह द्वार का मतलब ही रहता है कि जहाँ खतरे बहुत ज्यादा हो। और जयपुर की यदि हम लोग लोकेशन देखें तो जयपुर के एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ इसके क्या है, राजस्थान है। तो दो राजधानियों के बीच है ये, दो राजधानियों के बीच रहा है, इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण भी रहा है ये, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपके राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है ना। इसी प्रकार से जब हम लोग बात करेंगे पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, है ना। जब आगे पूर्वी प्रवेश द्वार आ जाएगा तब उसका उत्तर हो जाएगा धौलपुर। और सीधा यदि प्रवेश द्वार आए तब उसका उत्तर क्या रहेगा, भरतपुर। यदि मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा, है ना, तब उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तब उसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। ऐसे चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर आप देखो कि नवाबों का शहर, है ना, बूंदी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बावड़ियों का शहर हम बूंदी को कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। फिर बारां, बारां को वराह नगरी कहा गया है या इसको लवकुश नगरी कहा गया है, ठीक है। बारां को वराह नगरी कहने का मतलब क्या है। बारां के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वराह, है ना, वराह अवतार हैं किसके, विष्णु के, ठीक है। वराह विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से एक अवतार है वराह। तो 12 के अंदर वराह के मंदिर खूब मिलते हैं और इनकी पूजा भी होती है, इसलिए इसको वराह नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको लवकुश नगरी भी कहा जाता है। लवकुश नगरी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वाल्मीकि जो रामायण है उसमें ऐसा मिलता है कि जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ वो स्थान संभवतः 12 और इसके आसपास का कोई क्षेत्र रहा होगा जहाँ उनका आश्रम था। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, लवकुश नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर एक कोटा, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है, ठीक है। और आजकल कोटा में हम लोग देखते हैं कि छात्र आत्महत्याएं भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए भी कोटा चर्चा में बना हुआ रहा है ना। और इसीलिए अभी हमारी जो सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर कोचिंग कोचिंगों पर नियंत्रण के लिए एक विधेयक भी विधानसभा में आया है, ठीक है। जिसमें कोचिंगों के ऊपर नियंत्रण की बात की गई है, जहाँ छात्रों के हित हों, छात्र डिप्रेशन वगैरह में न जाएं, है ना। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोचिंगों में होनी चाहिए। हालांकि हमारा कॉम्पिटिटिव कोचिंग है तो इसमें तो क्या है कि जो छात्र हैं बड़े बड़े छात्र आते हैं, है ना। डिप्रेशन में जाने की संभावना क्या रहती है, बहुत कम रहती है। कोटा वगैरह में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नीट के, आईआईटी जेईई के, है ना।
तो छोटे बच्चे हैं तो उनमें जो इमोशन का संतुलन नहीं रहता उनके बीच में, है ना। आप तो बड़े, बहुत बड़े बच्चे हो, ठीक है। चलो, तो फिर आपके इसको राजस्थान का नालंदा भी कहा गया है, इसको ये भी ध्यान रखना आप लोगों ना, इसको राजस्थान का नालंदा कहा गया है ना। नालंदा बिहार का है ना, बिहार की जगह। और नालंदा प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो जाना जाता था किसके लिए, शिक्षा के लिए। इसलिए इसको राजस्थान का नालंदा कहा गया, इंद्रप्रस्थ नगर कहा गया, है ना। उद्योगों का नगर कहा गया, औद्योगिक नगरी कहा गया इसको। फिर जो झालावाड़ है, झालावाड़ को एक तो राजस्थान का नागपुर कहा गया है, और इसको राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहते हैं। राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है किसको, झालावाड़ को, है ना। चेरा पूंजी किसके लिए जाना जाता है, चेरा पूंजी मेघालय का स्थान है जो जाना जाता है वर्षा के लिए। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि वर्षा जो है, वर्षा सर्वाधिक होती है, इसलिए झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। इसको संतरों के कारण राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। फिर जो नागौर है, नागौर को धातु नगरी कहा जाता है, पशु मेलों का शहर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। हैदराबाद कहा जाता है इसको शक्ति व भक्ति की नगरी कहा गया है ना। शक्ति व भक्ति की नगरी कहने का मतलब क्या है, शक्ति व भक्ति की नगरी कहने का मतलब है मीराबाई का संबंध भी यहीं से ही है ना। मीराबाई का संबंध भी चित्तौड़ से, इसलिए भक्ति की नगरी हो गई। और चित्तौड़ से इस संबंध है किसका, महाराणा प्रताप का, राणा सांगा का, है ना, कुंभा का संबंध रहा, इसलिए किसकी, शक्ति की। और मीरा के कारण भक्ति की नगरी है चित्तौड़। फिर इसे किलों और महलों का वैभव भी इसको कहा जाता है ना। किलों और महलों का वैभव इसको कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं कि चित्तौड़ जैसा दुर्ग है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है भैंसरोडगढ़, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है। वैसे वेल्लोर जगह कहाँ की है, वैसे वेल्लोर जगह है आपके तमिलनाडु की जगह है, तो इससे तुलना करते हुए भैंसरोडगढ़, है ना। और भैंसरोडगढ़ कहाँ का, भैंसरोडगढ़ जगह किसकी है, चित्तौड़ की जगह है आपके, ठीक है। फिर रे ढ ढे ही है ना, कल इस पे बात कर ली थी क्या हम लोगों ने। रे ढ है ये, ढ से ढक्कन। तो रेड टोंग की जगह जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। टाटा नगर कहने का ऐसे क्या है, टाटा नगर कहने का ऐसे ये है कि यहाँ लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं ना, लौह उद्योग से संबंधित, इसलिए इसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अब्रक बहुत मिलता है ना। और इसको माइका सिटी भी कहा जाता है ना, माइका सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब्रक का इंग्लिश में नाम होता है माइका, ठीक है। तो माइका सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल नगरी, ये सारा नाम इसके हैं। फिर बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि माही नदी जो क्षेत्र है, माही नदी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं छोटे छोटे कई द्वीप पाए जाते हैं, है ना। 100 से भी ज्यादा द्वीप हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको 100 द्वीपों का शहर कहा गया है। फिर डूंगरपुर है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है उदयपुर, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, जबकि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कौन है, अलवर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हम लोगों ने अलवर को कहा था, है ना, क्योंकि अलवर एक तो अरावली पर्वतमाला में ही स्थित है ना। और वहाँ का जो जलवायु वगैरह है, वहाँ का मौसम वगैरह जो है, कहा जाता है कि कश्मीर से बहुत मैच करता है, इसलिए इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से उदयपुर का भी जो जलवायु है कश्मीर से मिलता जुलता है, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर कहा गया है। वो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है, ठीक है, ध्यान रखें। फिर ये तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है, और इसको जिंक नगरी भी कहा गया है। इसको किस नाम से जाना गया है, इसको जिंक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और आप देखोगे इसको व्हाइट सिटी भी कहा गया है, ठीक है। राजस्थान में व्हाइट सिटी कहा गया है उदयपुर को, क्यों, क्योंकि यहाँ संगमरमर से निर्माण बहुत ज्यादा है ना। तो संगमरमर व्हाइट होता है, इसलिए व्हाइट सिटी है। जबकि ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जोधपुर को, जोधपुर ब्लू सिटी है। और सन सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। जबकि गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर है माउंट आबू, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, और इसको राजस्थान का बरखोयांस्क, है ना। बरखोयांस्क जगह कहाँ की है, रूस की जगह है,
है ना। तो वो जो स्थान है वो भी ठंडा स्थान है, और हमारा माउंट आबू जो है, माउंट आबू भी ठंडा स्थान है, इसलिए इसको राजस्थान का बरखोयांश कहा गया है। फिर सिरोही को देवनगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आपके जैसलमेर गोल्डन सिटी है, स्वर्ण नगर है, झरोखों का शहर है। राजस्थान का अंडमान है ना। अंडमान में हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी क्या है, कम है, और उसी प्रकार से पुराने टाइम की बात है ये। तो जैसलमेर में भी हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है। और अबुल फजल का एक कोटेशन भी है कि आपको पत्थर के पांव ही जैसलमेर ले जा सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी को बता रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर पंखों की नगरी, पंखों की नगरी से क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा के कारण क्या रहा है, पवन ऊर्जा के कारण हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पंखे यहाँ लगाए गए हैं, और बड़े बड़े पंखे यहाँ लगाए जाने के कारण इसको पंखों की नगरी कहा गया है। इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा गया है, म्यूजियम सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अजमेर पर कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि राजपुताना की कुंजी है, राजस्थान का हृदय है, अंडों की टोकरी है, राजस्थान का नाका है, और राजस्थान का इसको मक्का भी कहा गया है। राजस्थान का मक्का मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण इसको कहा गया है, ठीक है। फिर है जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा गया, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा गया है इसको। जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा गया है भरतपुर को, और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा गया है धौलपुर को, ठीक है। और मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, जोधपुर को हम लोग देख रहे हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा गया है, ठीक है। ब्लू सिटी इसको कहा गया है, क्यों ब्लू सिटी से क्यों कहते हैं, या नीली सिटी से क्यों कहते हैं, क्योंकि मेहरानगढ़ के आसपास जो मकान है उनमें नीले रंग का प्रयोग बहुतायत में किया गया है, नीले रंग का प्रयोग बहुतायत से किया गया है, इसके कारण इसको ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर है राजस्थान की न्यायिक राजधानी, राजस्थान की न्यायिक राजधानी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान का हाईकोर्ट या राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। फिर जालोर ग्रेनाइट सिटी है, ग्रेनाइट सर्वाधिक मिलता है यहाँ। बीकानेर ऊन का घर है, राती घाटी है, या बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। बीकानेर में भी हम लोग देखते हैं हवेलियां जो है, हवेलियां हवेलियों का जो स्थापत्य है उसके लिए भी बीकानेर को जाना जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं रामपुरिया, रामपुरिया हवेलियां है, बछावतों की हवेलियां है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी हवेलियां हैं बीकानेर के अंदर, इसलिए इसको हजार हवेलियों का शहर भी कहा गया है। फिर गंगानगर, इसको राजस्थान का नागार कहा गया है, राजस्थान के धान का कटोरा भी इसको कहा गया है, ठीक है। फिर प्रतापगढ़ को राधा नगरी कहा गया है, और राजस्थान का खजुराहो कहा गया है किसको, किराड़ू को। किराड़ू जगह कहाँ की, बाड़मेर की, किराड़ू बाड़मेर का है इसको, ये बहुत सवाल पूछा जाता है ना। जो खजुराहो जगह है, वैसे खजुराहो जगह मध्य प्रदेश की है ना, खजुराहो मध्य प्रदेश की जगह है। और वहाँ हम लोग देखते हैं मिथुन शैली की जो मूर्तियां है ना, वो बहुतायत में है, तो उसी प्रकार की मूर्तियां किराड़ू में भी मिलती है ना, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो इसको कहा गया है, ठीक है। फिर है राजस्थान का मिनी खजुराहो या हड़ौती का खजुराहो, ये कहा गया है किसको, भंडदेवरा को। भंडदेवरा कहाँ का, बारां का। फिर मेवाड़ का खजुराहो कहा गया है जगत को, जगत अंबिका उदयपुर का, है ना। तो सवाल देखिएगा अच्छे से कि राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा जा रहा है तब क्या हो जाएगा, भंडदेवरा। भंडदेवरा कहाँ का, बारां का। और सीधा यदि खजुराहो पूछा जा रहा है तब क्या हो जाएगा, किराड़ू। किराड़ू कहाँ का, बाड़मेर का, ठीक है। और यदि मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाए तो जगत अंबिका कहाँ का, उदयपुर का, ठीक है। फिर तांबा नगरी, तांबा नगरी कहा गया झुंझुनू को, जबकि धातु नगरी नागौर को, धातु नगरी नागौर को कहा गया है। शिक्षा नगरी कोटा को कहा गया है। नीली नगरी जोधपुर को नीली नगरी कहा गया है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर ऐसे को नाम नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान आए तो बताना। चलो फिर आप देखो कि तांबा नगरी झुंझुनू, फिर राजस्थान का राजकोट किसको कहा गया है, लूणकरणसर को। क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ मूंगफली जो है, मूंगफली बहुतायत में मिलती है। फिर है राजस्थान की अणु नगरी, अणु नगरी किसको कहा गया है, रावत बाटा चित्तौड़ को। क्यों, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा
का उत्पादन यहाँ होना है ना, इसलिए इसको अणु नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है धौलपुर। धौलपुर को किस नाम से जाना गया है? रेड डायमंड, है ना। रेड डायमंड धौलपुर को क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि धौलपुर में हम लोग देखते हैं आपके लाल रंग का जो पत्थर है, लाल रंग का पत्थर यहाँ बड़े पैमाने पर मिलता है, ठीक है, इसलिए ये रेड डायमंड है। लाल पत्थर की भूमि भी इसको कहा गया है, और इसको पूर्वी राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार इसको कहा गया है ना। पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे धौलपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे भरतपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे जोधपुर, ठीक है, सिंह द्वार पूछे अलवर, ठीक है। फिर है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा गया है, ठीक है। थार का घड़ा चंदन नलकूप को कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये जो नलकूप है, इस नलकूप पर हमेशा यहाँ से पानी निकलता रहता है, यहाँ से, है ना, इसलिए इसको थार का घड़ा। घड़ा किसके लिए काम में लेते हैं? पानी के लिए काम में लेते हैं, पानी के लिए काम में लेते हैं, इसलिए क्या है ये? थार का घड़ा है। कौन? चंदन नलकूप, ठीक है। फिर है आपके गलता जी। गलता जी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गलता जी के अंदर बंदर बहुत ज्यादा है, बंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ कोई भी यदि व्यक्ति आता है, यात्री आता है, तो बंदर उसको परेशान भी करते हैं, चश्मा उतार लेते हैं उसका, ठीक है। जैसे अभी जो वृंदावन में जो परिक्रमा होती है, वृंदावन परिक्रमा के अंदर भी आप देखो कि बंदर बहुत ज्यादा है ना। और वहाँ तो क्या है कि जो भी प्रसाद देने वाले दुकानदार वगैरह होते हैं ना, वो यात्रियों को चेताते हैं पहले ही कि चश्मा उतार लेना, ठीक है। नहीं तो बंदर आएगा और चश्मा उतार लेता है, फिर वो क्या लेता है? फ्रूटी लेता है वो, है ना। फिर उसको फ्रूटी दो, उसके यदि जचेगी तो चश्मा फेंक देगा, और नहीं तो तोड़ भी सकता है, और वो कब उतार लेगा आपको पता भी नहीं चलता है ना। तब वो चश्मा उतार के चला जाता है, आपको पता नहीं लगता है। वो पर्स निकाल के चला जाता है ना। जो भी कार्ड वगैरह होता है उनको खा करके फेंक देता है ना। इतना है बंदरों का, ठीक है। अभी मेरे एक मित्र गए थे, वो मुझे बता रहे थे ये सारी घटना उनके साथ घटित हुई है, ठीक है। चलो, फिर है मचकुंड। मचकुंड जगह कहाँ की? धौलपुर की। और इसको तीर्थों का इसको भांजा कहा गया है ना। तीर्थों का भांजा इसको क्यों कहा गया है? ऐसे कहा जाता है कि आप कोई भी तीर्थ कर लो, यदि यहाँ नहीं आओगे तो आपकी तीर्थ यात्रा को पूरा नहीं माना जाता है ना। ये अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे हमारे बीकानेर में भी कॉलेज जी के लिए इस प्रकार की मान्यताएं हैं, है ना। तो इसको तीर्थों का भांजा कहा गया है। जबकि तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर। पुष्कर तीर्थों का मामा है, और मचकुंड धौलपुर का तीर्थों का भांजा है, ठीक है। और ये जो जगह है, मचकुंद नाम के एक राजा हुए हैं, उनके नाम से है ये, ठीक है। मचकुंद नाम के राजा हुए थे, रघुवंश के ही थे वो, उनके नाम से तीर्थ स्थल बना हुआ है ये। फिर आपके पुष्कर, इसको तीर्थों का मामा कहते हैं, देवताओं की नगरी कहते हैं, देवताओं की नगरी कहते हैं। और इसे क्या कहा गया है? गुलाब नगरी इसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ गुलाब का उत्पादन होता है। जो गुलाब का उत्पादन है, हम लोग देखते हैं राजस्थान के प्रमुख स्थानों में से एक है गुलाब के उत्पादन में पुष्कर, इसलिए इसको क्या कहा गया है? गुलाब नगरी। एक गुलाबी नगरी है, वो पिंक है ना। तो ध्यान रखना, गुलाब नगरी पूछिए कि गुलाबी नगरी पूछिए, वो पिंक सिटी है, इंग्लिश देख लेना अच्छे से, है ना। ये तो क्या होगी? ये तो रोज, ये तो आपकी क्या रहेगी? रोज सिटी रहेगी गुलाब नगरी। वो क्या है? वो पिंक सिटी है। ये गुलाब फूल वाला है और वो गुलाब रंग वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आप देखोगे पीपलूद। पीपलूद जगह कहाँ की? बालोतरा की। पहले हम लोग पीपलूद बाड़मेर पढ़ते थे, लेकिन अब हमारा जो जिला नंबर कौन सा? जिला नंबर 34, 34, है ना। हमारा 34 जिला है बालोतरा। और बालोतरा का जो पीपलूद है, इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू या रेगिस्तान का माउंट आबू इसको कहा गया है ना। रेगिस्तान का माउंट आबू कहा गया है इसको, रेगिस्तान का माउंट आबू
या इसको क्या कहा गया आपके, मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है ये, ठीक है, इनको याद करना आप लोग अच्छे से। फिर है सांसोर, इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। फिर आपके राउत भाटा, इसको राजस्थान की अणु नगरी, ये तो वापस रिपीट हो गया आपके। डीग, जल महलों की नगरी इसको कहा गया है ना। डीग अब क्या हो चुका है, डीग अब जिला हो चुका है। और डीग एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है ना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। ये बात आप लोग कर चुके हो, ठीक है। फिर आप देखो कि डीग जल महलों की नगरी है। फिर सांभर, सांभर जयपुर का, और इसको साल्ट नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। साल्ट नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर ये आपके झालरा पाटन, इसको घंटियों का शहर कहा जाता है ना। कहा जाता है कि झालरा पाटन के अंदर कुछ पुराने मंदिर हैं और उनमें बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई है, और बड़ी बड़ी घंटियां लगी होने के कारण इसको घंटियों का शहर कहा गया है। फिर हनुमानगढ़, सिंधु सभ्यता का प्रतीक इसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिलती है आपको? हनुमानगढ़ में। तो सिंधु सभ्यता का प्रतीक और एक सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर। दोनों अलग अलग बातें रहेगी, है ना। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर जयपुर, सिंधु सभ्यता का प्रतीक हनुमानगढ़, ठीक है। फिर आपको सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर का, इसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा गया है। किसके कारण? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के कारण, ठीक है। इसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ इसको कहा गया है, ध्यान रखना भैया। फिर है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया चित्तौड़ का, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा गया है। भिवाड़ी अलवर का, है ना। भिवाड़ी अब अलवर का नहीं है, भिवाड़ी अब किसका हो गया है? खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा का अब भिवाड़ी, और इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा गया है। सीधा यदि सवाल है राजस्थान का मैनचेस्टर, तब उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। यदि बीच में जोड़ दे नवीन, तब आप भी उत्तर क्या बदल दोगे आपका? तब आप भी इसको भिवाड़ी अपना उत्तर बदल लेना, ठीक है। फिर तारागढ़, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है, ठीक है। और जिब्राल्टर से इसकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिब्राल्टर जो दुर्ग है यूरोप का, ये अपनी विशालता और मजबूती के लिए जाना जाता था, ठीक है। और उसी प्रकार से तारागढ़ अजमेर का भी अपनी विशालता और मजबूती के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है, या इसको दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है, ठीक है। फिर जसवंत थड़ा, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा गया है, ठीक है। जसवंत थड़ा जोधपुर के एक शासक हुए जसवंत सिंह, जिनकी बात हम लोगों ने की थी ना जब हम दयानंद सरस्वती की बात कर रहे थे। तो इनकी स्मृति में बना हुआ है ना। और व्हाइट कलर का ये, मेहरानगढ़ के पास ही है ना। तो व्हाइट कलर का मेहरानगढ़ के पास ही है, इसलिए इसको उसकी सफेदी के कारण, उसकी वास्तु के कारण इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। फिर ओसियां भी आपके जोधपुर का ही है, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसियां के मंदिरों के कारण, ठीक है। फिर एक कोलवी, कोलवी की गुफाएं हैं झालावाड़ के अंदर, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। तो उन गुफाओं के कारण कोलवी को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है, क्योंकि एलोरा भी गुफाओं के लिए जाना जाता है। कोलवी में भी गुफाएं हैं, और गुफाएं कोलवी वाली किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। फिर मानगढ़ बांसवाड़ा का, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा गया है, ठीक है। और भी है क्या? और भी है हल्दी घाटी, इसके बाद भी है। चलो, फिर हल्दी घाटी, चलो। तो आप देखो हल्दी घाटी, इसको स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा गया है, ठीक है। क्यों? किसके कारण? महाराणा प्रताप के कारण, ठीक है। फिर है विजय स्तंभ चित्तौड़ का, इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस स्तंभ के ऊपर अनेक मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है।
और ये खुद भी जो विजय स्तंभ है ये भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, कुंभा के काल में बना हुआ है ये, तो इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। फिर रणथंभौर है स्वयं माधोपुर का, इसको बाघों का घर कहा गया है। जबकि ऊन का घर किसको कहा गया है? बीकानेर। बेणेश्वर तीर्थ डूंगरपुर का, इसको वागड़ का प्रयाग कहा गया। प्रयाग वैसे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी महाकुंभ लगा था ना जनवरी फरवरी के अंदर, है ना, 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 में लगा था अभी, है ना। महाकुंभ आप लोगों ने देखा होगा, है ना, 144 वर्षों के बाद, है ना, 144 वर्षों के बाद लगा था, है ना। अब आगे आने वाला जो है वो आप देखोगे 144 वर्षों के बाद लगेगा, है ना, ऐसी मान्यताएं हैं। चल, फिर है आपके बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं कहाँ का? बालोतरा का। इसको रेगिस्तान का जल महल कहा गया है ना, रेगिस्तान का जल महल कहा गया है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। फिर खंभों का नगर रणकपुर पाली को कहा गया है ना, क्योंकि रणकपुर पाली में जैन मंदिर है, और वो जो जैन मंदिर है उस वो खंभों के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए इसको खंभों का नगर कहा जाता है। और थार नगरी कहा गया है किसको? बाड़मेर। ठीक है। मरु का मतलब मरुस्थल होता है, माल का मतलब पठार होता है, मेरु का मतलब पर्वत होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आज देखो इनके बाद में हमारा जो परिचय वाला टॉपिक है ना, हमारे परिचय वाले टॉपिक को हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किससे? राजस्थान के भौतिक विभाजन से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो? ठीक है, देख तो पा ही रहे हो। ठीक है। क्या है ये? चिंकारा है ये। ठीक है, आप लोग जानते हो इसको। चिंकारा है ये। और आप देखो कि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है ये। ठीक है, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है ये। ठीक है, किस श्रेणी का? वन्य श्रेणी का। वन्य श्रेणी का, क्योंकि राजस्थान का जो राज्य पशु है ये आपके ऊंट भी है। ऊंट घरेलू श्रेणी का है। ऊंट की हम बात करें तो ऊंट किस श्रेणी का रहेगा आपके? ऊंट हम लोग देखते हैं घरेलू श्रेणी का है। और जो चिंकारा है, चिंकारा वन्य श्रेणी का है। और चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को, 12 दिसंबर 1983 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया। और इसका जो अ, वैज्ञानिक नाम है वो आपको मिलता है गजेला बनेटी। गजेला बनेटी आपको इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो उसको मिलता है ना। जैसे आप लोगों का भी कोई वैज्ञानिक नाम है क्या? है? आप लोगों का भी वैज्ञानिक नाम है, सबका एक ही है, एक अलग अलग है? सबका एक ही है ना। मनुष्य चाहे कहीं का ही है, उसका वैज्ञानिक नाम एक ही है, होमो सेपियंस। ठीक है, पता था क्या? ये आज ही नामकरण हुआ है। ठीक है, होमो सेपियंस, है ना। होमोसेपियंस। ठीक है, आप सभी का यही नाम है। आप एक दूसरे को होमोसेपियंस भी कह सकते हो, है ना। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबका एक ही नाम है। ठीक है, चलो। तो गजेला बेनेटी हम लोग देख रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। और 12 दिसंबर 1983 को इसे राज्य पशु हम लोग देख रहे हैं, इसको घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए आप। और फिर ये जो है ये आपको मिलता कहाँ है सर्वाधिक? ये सर्वाधिक आपको मिलता है, एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़।
में आपको ये मिलता है। ठीक है, हेडिंग लगाओ फटाफट, चिंकारा, स्पीड से लिखो साथ साथ। दिया हुआ है क्या? चलो फिर ठीक है, उससे काम चल जाएगा। तो ठीक है, कल लिख कर लाना उसको। तो ये हमारा राज्य पशु रहा ये। ठीक है और ये आप देखोगे क्या है, ये हमारा राज्य पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम आपको मिलता है गजेला बनेटी। ठीक है, फिर ये देखो आप, ये गोडावन है ये। ठीक है, गोडावन की बात करें तो गोडावन हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है, और आप देखो कि इसका भी हम लोग देख रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। और गोडावन एक आप देखो कि अभी गोडावन चर्चा में क्यों है? गोडाउन इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत आ गया है ये। मतलब कि ये संकटग्रस्त पक्षी है। इसकी संख्या हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और दिनों दिन इसकी संख्या कम होने के कारण ही इसके कृत्रिम प्रजनन केंद्र, कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। और इसका पहला कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया गया है कहाँ? सुदासरी के अंदर। सुदासरी जगह कहाँ की? सम जैसलमेर की, सम जैसलमेर। और इसका दूसरा जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो बनाया गया है रामदेवरा के अंदर। और रामदेवरा भी कहाँ का? जैसलमेर का, है ना। क्यों बनाए गए हैं ये केंद्र? कि ताकि गोडावन की संख्या जो कम हो रही है उसको बचाया जा सके। और ये कम हो क्यों रहा है? ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उड़ने वाले जो पक्षी हैं, है ना, भाई पक्षी उड़ने वाला ही होता है। तो उड़ने वाले पक्षी हम लोग देख रहे हैं ये काफी भारी है ये, है ना। इसकी फोटो देखो आप, काफी बड़ा है ये। ठीक है, तो उड़ने वाले पक्षियों में काफी भारी है ये। और पहले गोडावणियां बहुतायत में होते थे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये पक्षी ज्यादा डरता नहीं है ये। ठीक है, इसके कारण इसका शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। इसका शिकार भी आप देखो कि इसको मारा भी बहुत बड़ी संख्या में गया है। और दूसरा, एक मादा एक बार में एक ही अंडा देती है। और अंडा भी कहाँ देती है? सेवन घास के अंदर। सेवन घास में अंडा दे रही है, तो सेवन घास में अंडा देने के कारण कुत्ते वगैरह उस अंडे को क्या है, वो भी बहुत आसानी से खा जाते हैं उसको। या और कोई मांसाहारी जानवर है उसको खा जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण इसकी संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसकी संख्या में हम लोग देख रहे हैं कमी हो रही है। पहले आप लोग अपने आसपास में तितलियां देखते थे। तितलियां किस किसने देखी हुई है? सबने देखी हुई है। लेकिन आजकल आप अपने आसपास तितलियां देखते हो क्या? अब आप लोग तितलियां नहीं देखते। ठीक है, उनकी संख्या भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऐसे जो गोडाउन है, गोडाउन जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत कॉमन था, बहुत आम था। लेकिन अब क्या हो रहा है ये? अब इसकी संख्या में कमी हो रही है। और सर्वाधिक जो गोडावण है, सर्वाधिक गोडावण आपको कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर के अंदर, है ना। सर्वाधिक गोडावण आपको मिलते कहाँ है? जैसलमेर में हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक गोडावण आपको मिलते हैं। अब जैसलमेर के अलावा यदि हम बात करें तो एक जगह है सांकलिया, एक जगह है सोरसेन। सांकलिया जगह कहाँ की? अजमेर की। और सोरसेन जगह कहाँ की? बारां की। ठीक है, और जैसलमेर में जब हम बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान वाले क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो गोडावण है, गोडावण आपको बड़ी संख्या में मिलता है। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ये जो गोडावण है, गोडावण के आपको और भी कई नाम मिलते हैं इसके, जो आप लोगों ने सुना होगा सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया भी यही है। माल मोरडी भी यही है।
हुकना भी यही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, माल मोरडी, सोहन चिड़िया जैसे जो नाम है, इस प्रकार के नाम इसके मिलते हैं। एक इसका नाम और मिलता है आपको, गुधन मेर भी इसको कहा गया है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आपको क्या मिलता है? इसका वैज्ञानिक नाम आपको मिलता है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स हमें इसका नाम मिलता है, ठीक है। अभी जो पक्षी है, ये पक्षी कम हो रहा है, इसके लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया है। कब से? 2013 से, या जून 2013 से ये प्रोजेक्ट आपके चलाया गया है इसको बचाने के लिए, ठीक है। फिर आप देखो कि ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। जो गोडावण है उसका प्रथम प्रथम कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सुदासरी, सुदासरी सम तहसील कहाँ की? जैसलमेर, ठीक है। और ये जो केंद्र है, ये केंद्र किसके सहयोग से ये जो केंद्र है इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय समझौता कौन सा है किसके बीच में? एक तो भारत सरकार है, एक राज्य सरकार है, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्था भी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या रहा है, शामिल रहा है। तो इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रथम जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है ये कहाँ खोला गया? आपके सुदासरी केंद्र खोला गया। और सुदासरी जगह कहाँ की? सुदासरी जगह हम लोग देख रहे हैं कि आपके जैसलमेर की रहेगी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी किसके बारे में? गोडावन के बारे में, या इसको हुकना कहा गया है, या इसको माल मोरडी कहा गया, या इसको सोनचिड़िया कहा गया है, या ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गुदन मेर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर आपके ये देखो ये क्या है ना, आप लोग सारे जानते हो इसको, ये रोहिड़े का फूल है, ठीक है। ये रोहिड़ा है, और ये रोहिड़े का क्या रहेगा? ये रोहिड़े का हम लोग देखते हैं फूल है, सुंदर फूल है, ठीक है। तो रोहिड़ा यदि हम लोग देखें तो ये राज्य पुष्प का इसको दर्जा है, ठीक है। और जो रोहिड़ा है, रोहिड़े को हम लोग देखते हैं कि आपके राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है ना। और रोहिड़ा राज्य पुष्प का दर्जा कब प्राप्त करता है? 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। इसको आपके मारवाड़ का सागवान, या इसको मारवाड़ का टीक, या इसको मरु शोभा, है ना, के नाम से भी हम लोग देखते हैं इसको जाना गया है, ठीक है। और ऐसा इसको कहा क्यों गया है? ऐसा क्यों कहा गया इसको? मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का टीक, मरु शोभा, ये नाम इसको क्यों दिए गए हैं? मरु शोभा तो नाम इसलिए है क्योंकि आप देखो बहुत सुंदर है ये, इसकी सुंदरता के कारण इसको मरु शोभा कहा गया है। मारवाड़ का टीक या मारवाड़ का सागवान ये कहा गया है इसको गुणवत्ता युक्त लकड़ी प्राप्त होने के कारण। भाई सागवान की लकड़ी भी अच्छी मानी जाती है ना, और रोहिड़े की लकड़ी भी अच्छी मानी जाती है ना। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो रोहिड़े से आपको दरवाजे, है ना, अपने शहर में मिल जाएंगे। रोहिड़े की लकड़ी से बने हुए आपको दरवाजे, है ना, खाट, है ना, ऐसे बनाते हैं इससे। तो लकड़ी इसकी अच्छी मानी जाती है, तो इसको मारवाड़ का सागवान कहा गया है, या इसको मारवाड़ का क्या कहा गया है? टीक इसको कहा गया। ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि मारवाड़ का टीक किसका नाम मिलता है, तो ठीक है। अब देखो कि ये मरु शोभा है। एक अभी अपन आगे बात करेंगे, एक थार शोभा और पढ़ोगे आप।
थार शोभा, थार शोभा एक खेजड़ी है ना। थार शोभा खेजड़ी की एक ऐसी किस्म है, एक ऐसी वैरायटी है जिसमें कांटे नहीं होते। तो थार शोभा तो खेजड़ी है बिना कांटे वाली। और मरु शोभा किसका नाम मिलता है आपको? रोहिड़े का हम लोग देख रहे हैं कि जो नाम है हम लोगों को मिलता है ये, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और जो रोहिड़ा है, रोहिड़े को सर्वाधिक जो नुकसान है वो पहुंचा रहा है जरविल। जरविल चूहा है और जरविल चूहा इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो रोहिड़े को बचाने के लिए इलाज करना चाहिए किसका? जरविल चूहे का इलाज करना चाहिए। समझ रहे बात को? आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि ये हमारा ऊंट है ना। और ऊंट भी आप देखो कि अब ऊंट की जो संख्या है ना, पिछली पशुगणना में यदि अपन देखें तो ऊंट की संख्या में बहुत बड़ी कमी हुई है, ठीक है। यदि अपन बात करें पशुगणना की तो इसमें ऊंट की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। इसीलिए इसको 19 सितंबर 2014 को है ना, 19 सितंबर 2014 को इसको भी राज्य पशु घोषित किया गया है, घरेलू श्रेणी का। घरेलू श्रेणी का इसको राज्य पशु घोषित किया गया है 19 सितंबर 2014 को, ठीक है। अब ऊंट की संख्या कम क्यों हो रही है? ऊंट की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कम क्यों हो रही है? इसको तो जरविल चूहा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? है ना। और आप देखो कि सरकार ने अभी एक ऊंट संरक्षण नाम से योजना शुरू की है। ऊंट संरक्षण नाम से एक योजना सरकार ने शुरू की है। और ये जो योजना है, ये योजना ऊंट पालकों के लिए है, जो भी ऊंट पाल रहे हैं ना। तो ऊंट के बच्चा यदि होता है ना, तो उनको 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, 10,000 की 2 किस्तों के अंतर्गत। सरकार ने ऐसी घोषणा की है। क्यों कर रहे हैं ऐसे? ताकि ऊंट की संख्या कम होने से बचाई जा सके। और बात तो ये कम क्यों हो रहा है ना। आप देखो कि जिसकी उपयोगिता कम हो जाती है ना, जिसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। धीरे धीरे वो चीजें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जो उपयोगी नहीं है वो किसी काम का नहीं है ना। पहले ऊंट भार ढुलाई के काम आता था, ठीक है। पहले ऊंट परिवहन के लिए भी काम आता था, है ना। ऊंट पे बारातें जाया करती थी पहले, और उन बारातों को बड़ा ठीक मानते थे, ऊंट लेकर आए, है ना। तो ऊंट पे बारातें जाया करती थी। ऊंट जो है माल ढुलाई के काम आया करता था। ऊंट खेती करने के, हल जुताई के काम आया करता था। अब आप देखो, हल जुताई यदि ऊंट से करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, परिश्रम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अब वो काम किससे होने लग गया? ट्रैक्टर से होने लग गया। तो ऊंट किसी काम का नहीं रहा। माल ढुलाई है, माल ढुलाई के लिए भी ट्रैक्टर है ना। तो ये जो ट्रैक्टर है ये माल ढुलाई बहुत तेजी से करता है, बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। तो अब ऊंट की आवश्यकता नहीं रही। तो ना तो खेत की जुताई में इसकी आवश्यकता है, ना माल की ढुलाई में इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए धीरे धीरे ऊंट क्या होता जा रहा है। पहले आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर घर में ऊंट होता था। और जिनके घर में ऊंट होता था वो काफी समृद्ध भी माने जाते थे, जब इनके घर में ऊंट है ना। और उनसे लोगों के, आसपास के लोगों का व्यवहार भी ठीक होता था, क्योंकि खेत जाएंगे, है ना, इनसे व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे वो तो खेत जाते वक्त ही चढ़ाएंगे नहीं गाड़े के ऊपर। और अब क्या है? अब वो व्यवहार जो है ऊंट के कारण होता था, अब वैसा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। क्योंकि अब आप देखोगे सड़कों, जो खेत है, खेतों के पास हम लोग देख रहे हैं कि लगभग ग्रेवल रोड बन चुकी है। लगभग जगह पर ग्रेवल रोड है। तो खेतों से कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो बाइक पे चले जाते हैं वो। अब बाइक पर ज्यादा तेज जाते हैं वो। भाई बाइक पर ज्यादा तेज जाते हैं, ज्यादा रखवाली भी नहीं है। अब यदि ऊंट रखोगे तो उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी, भाई उसको चारा है, पानी है, आपको समय समय पर देना पड़ेगा। तो अब इसके कारण ऊंट क्या हो चुका है? अब ऊंट ज्यादा उपयोगी नहीं रहा है।
इसलिए सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं। पहले लोग सरकार से लोन लेकर के ऊँट लेते थे, अब सरकार कह रही कि हमसे 20,000 रुपये ले लो, लेकिन ऊँट के बच्चा होना चाहिए, जिसको आप टोडियो, है ना। तो अब आप देखो कि उसके क्या पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। इसलिए ऊँट जो है, ऊँट की संख्या में बहुत तेजी से कमी हो रही है। ठीक है, चलो इसको आप देखो कि रेगिस्तान का जहाज कहा करते थे, है ना। ये सवाल तो आता है कि रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते थे इसको? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में माल ढुलाई के, परिवहन के काम आता था ये। समझ रहे हैं बात को? चल, अब एक और हम लोग बात करते हैं लास्ट, खेजड़ी की। खेजड़ी की बात करें तो आप देखो कि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। कब से है? 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 से हमारा ये राज्य वृक्ष है। अब आप देखो कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कहाँ का? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है इसको। राजस्थान का इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? ऐसा वृक्ष जो कल्पनाएं पूरी कर दे। तो कल्प वृक्ष का मतलब जो कल्पनाएं पूरी कर दे, है ना। तो थार का कल्प वृक्ष इसको कहा गया है, रेगिस्तान का इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि रेगिस्तान के अंदर पेड़ होना और वो भी खेजड़ी जैसा होना, कितना बहु उपयोगी है ये। एक तो जैव विविधता को बनाए रखता है, और दूसरा आप देखो कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी बहु उपयोगी है। बहु उपयोगी कैसे? एक तो खेजड़ी से लकड़ी तो प्राप्त होती ही है ना। इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी पत्तियों से जो चारा बनता है उसे क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं, जो बकरियां वगैरह खाती है बहुत आराम से। ठीक है। और इसके जो फूल लगते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? मिंजर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसके जो फल है उसको अपन क्या बोलते हैं? सांगरी। सांगरी बोलते हैं ना। और आप देखो सांगरी कितनी महंगी बिकती है। ठीक है, सांगरी बहुत महंगी बिकती है। और हमारा जो बीकानेर राज्य है, बीकानेर राज्य में, बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी आपको क्या मिलती है? खेजड़ी। और उसके लिए शब्द आपको क्या मिलता है? माटो। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी खेजड़ी है, और उसके लिए शब्द क्या आपके? माटो उसको कहा गया है। समझ रहे बात को? तो आप देखो कि अब खेजड़ी हमारे यहाँ इतनी महत्वपूर्ण है कि हाँ, हाँ इसको जीआई टैग मिला। ठीक है। अब आप देखो कि हमारे यहाँ खेजड़ी इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक 1604 में, एक 1730 में, और एक 1991 के, है ना। खेजड़ी को बचाने के लिए आप देखो कि 1604 के अंदर रामा व कर्मा, ठीक है, तो कर्मा और गोरा, कर्मा व गोरा ने रामासानी गांव, कहाँ का? जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर का गांव रहा है रामासानी। और यहाँ कर्मा और गोरा नाम की महिलाओं ने 1604 में बलिदान दे दिया, जब खेजड़ी की कटाई हो रही है, तो खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है। फिर 1630 का जो बलिदान है, 1730 का जो बलिदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें अमृता देवी, अमृता देवी, इनके पति रामोजी, इनकी पुत्रियां सहित 363
अभय सिंह और गिरधर दास भंडारी, है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि अभय सिंह के समय की बात है। और क्या रहा, अभय सिंह के समय की बात है और अभय सिंह को अपने निजी कार्यों के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। तो कहा जाता है कि उन्होंने गिरधरदास भंडारी को कहा, तो ये जो लोग हैं ये लोग पेड़ की कटाई के लिए जाते हैं, है ना। और पेड़ कौन सा था, खेजड़ी था। तो वहाँ के लोगों को कहा कि भाई आप ये स्थान जो है, स्थान थोड़ा सा खाली रखें आप लोग, यहाँ पेड़ों की कटाई की जाएगी। तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया। तो वो लोग चले गए और कहा कि हम लोग कल आएंगे, है ना, और इन पेड़ों को काटा जाएगा। तो नेक्स्ट डे का बोल करके चले गए। 2-3 दिन बाद वो फिर आए और जब वो पेड़ काटने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि ने अमृता देवी उन पेड़ों से लिपट जाती है और उन्होंने अपना बलिदान कर दिया पेड़ को बचाने के लिए। ठीक है। फिर अमृता देवी के पति रामो जी, उनकी पुत्रियां भी पेड़ को बचाने के लिए बलिदान हो जाती है। और कहा जाता है कि ऐसे करते करते जो गांव रहा है खेजड़ली, उस गांव का नाम भी क्या है, खेजड़ली गांव है। ये भी जोधपुर का ही गांव है। ऐसे करते करते वहां 363 लोग खुद को बलिदान कर देते हैं खेजड़ियों को बचाने के लिए। और अभी भी आप देखो कि सोलर प्लांट लग रहे हैं, उनके लिए खेजड़ियां काटी जा रही है। तो इन खेजड़ियों को बचाने के लिए भी जो अग्रणी जो लोग हैं वो भी बिश्नोई समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोगों के द्वारा खेजड़ी को बचाने के लिए आह्वान किया जा रहा है ना। और ये दोनों भी, कर्मा और गोरा भी बिश्नोई समुदाय से है और अमृता देवी भी बिश्नोई समुदाय से है ना। और आप देखो कि इनमें कहावत भी है, सिर सांटे रूख बचे तो ही सस्तो जान। मतलब कि यदि सिर चला गया, रूख, रूख का मतलब वृक्ष, यदि वृक्ष यदि बच जाता है तब भी वो क्या है, सौदा सस्ता सौदा है। ऐसी इनके अंदर मान्यताएं हैं। ठीक है। तो ये घटना आपके 1730 की। और इस घटना की स्मृति में खेजड़ली गांव के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ वृक्ष मेला लगता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। ठीक है। हालांकि आज के लिए मेला और चीजों के लिए भी चर्चा में रहता है। यहाँ विश्व समुदाय की महिलाएं बहुत ज्यादा गहने के साथ, वो भी एक होड़ रहती है ना। जो गहना है बड़े पैमाने पर, फोटो में अगर अखबार में आती है तो हम लोग देखते हैं कि गहना जो है बड़े पैमाने पर गहना वगैरह पहन करके आने का भी यहाँ क्या है, एक चलन शुरू हुआ है। ठीक है। जबकि ये मेला है किसके लिए, ये मेला है लोगों को ये बताया जाए कि वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वृक्षों को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। अब आप देखो 1730 में हमारे यहाँ ऐसे प्रयास हो गए, 1604 में ऐसे प्रयास हो गए और पूरा विश्व समुदाय आज ये कह रहा है कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है। हमारे लोगों को समझ देखो आप, है ना। इसीलिए जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ वृक्ष मेला लग रहा है खेजड़ली के अंदर। और आगे यदि हम बात करें तो 12 सितंबर 1978 को अमृता देवी की स्मृति में हम लोग देख रहे हैं कि जो वृक्ष मेला है, वृक्ष मेला भी लगता है। पहली बार कब लगा ये, 12 सितंबर 1978 को। ठीक है। तो ये चीज भी आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, है ना। और ये बहुत बार पूछा जाता है ना। और 12 सितंबर को इसीलिए किस रूप में मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए खेजड़ली दिवस, तो खेजड़ली दिवस कब रहेगा, खेजड़ली दिवस मनाया कब जा रहा है आपके, 12 सितंबर को हम लोग देख रहे हैं खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और ये पहला जो खेजड़ली दिवस है ये रहा भाई ना, वृक्ष मेला तो लग रहा है, खेजड़ली दिवस है ये, खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को। और वृक्ष मेला कब लग रहा है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
अनया सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर 1991 में यदि हम बात करें तो 1991 में क्या रहा है? 1991 में यदि हम बात करें तो ऑपरेशन खेजड़ी, है ना, ऑपरेशन खेजड़ी 1991 में चला, और ये भी किसके लिए है? ये भी खेजड़ी को बचाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा जो राज्य वृक्ष है, हमारा राज्य वृक्ष क्या रहेगा आपके? खेजड़ी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा राज्य वृक्ष रहेगा। और थार शोभा, थार शोभा क्या है? खेजड़ी की एक वैरायटी है, खेजड़ी की एक किस्म है जो बिना कांटों वाली है। बिना कांटों वाली किस्म आपकी क्या रहेगी? थार शोभा रहेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसमें हम लोगों ने जिले देख लिए, संभाग हम लोगों ने देख लिए, किस जिले का हम लोगों को क्या उपनाम वगैरह मिलता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। बाकी बातें कल करेंगे।